कहानी 1962 में शुरू होती है, जहां हमें प्रशांत महासागर के बीच में एंटोनिया गाजा नामक एक विशाल जहाज दिखाया जाता है। जहाज पर कुल 600 यात्री सवार हैं, जो न्यूयॉर्क के लिए रवाना है। जहाज पर एक पार्टी चल रही है, एक खूबसूरत गायिका गाना गा रही है और सभी उसके संगीत का आनंद ले रहे हैं और नाच रहे हैं। जहाज पर मौजूद हर कोई बेहद खुश है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही मिनटों में कुछ भयानक होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम में एक लीवर उठाता है। जैसे ही लीवर ऊपर उठता है, एक नुकीला तार कस जाता है और कट जाता है, पर सबके शरीर फटने लगते हैं। पल भर में शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, चारों ओर खून ही खून फैल जाता है और ये एक भयानक मंजर बन जाता है। केटी नाम की एक छोटी लड़की बच जाती है, क्योंकि वो कद में छोटी है। तार ठीक बीच से गुजरता है, उसके सिर के ऊपर। फिर हम 40 साल आगे बढ़ते हैं, जहां एक समूह एक टग बोट की मदद से एक बड़े जहाज को खींच रहा है। अचानक पुराना जहाज डूबने लगता है। ये देखकर समूह का नेता अपनी टीम की एक लड़की मर्फी को जहाज को रोके रखने वाले तार को मुक्त करने के लिए भेजता है। अगर पुराना जहाज डूब जाता है तो उनकी टग बोट भी उसके साथ डूब जाएगी। जब मर्फी वहां पहुंचती है तो जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ी दरार दिखाई देती है। पानी तेजी से अंदर आ रहा है और जहाज 5 मिनट के भीतर डूब जाएगा। मर्फी अपनी टीम लीडर को सूचित करती है। ये सुनकर लीडर उसे खींचने वाले तार को छोड़ने और तुरंत टगबोट पर लौटने का आदेश देती है, क्योंकि वे पुराने जहाज को छोड़ने ही वाले थे। उसी क्षण 2 और टीम सदस्य आते हैं और मर्फी से जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन इस जहाज को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे। इसलिए मर्फी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होती। वो इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। उसे देखकर ऊपर मौजूद दोनों साथी भी औजार लेकर कूद पड़ते हैं। तीनों मिलकर जहाज के डूबने से पहले दरारों को वेल्ड कर देते हैं। वे इसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में वे जहाज को बाजार में बेच देते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, जिसे टीम लीडर सभी में बराबर बांट देता है। जैक नाम का एक आदमी उन्हें कुछ समय से देख रहा था और उनकी बातचीत सुनते हुए उसे पता चलता है कि वे समुद्र में खोए हुए जहाजों को ढूंढकर और उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं। जैक उनके पास जाता है और टीम लीडर को एक छिपे हुए जहाज के बारे में बताता है। खजाना। जैक दरअसल उस जहाज का जिक्र कर रहा है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। वही घटना जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने लीवर उठाया और सभी को खत्म कर दिया। टीम लीडर ने भी एंटोनिया गाजा नामक एक जहाज के बारे में सुना है जो 4 दशक पहले गायब हो गया था। पहले वो कहता है कि बहुत से लोगों ने इसे खोजा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं मिला है। जैक उससे कहता है, मुझे पता है वो जहाज कहाँ है। अगर हम इसे वापस लाकर बेच दें तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों के बारे में सुनकर समूह के सभी लोग मिशन के लिए सहमत हो जाते हैं और अगले दिन वे एंटोनिया गाजा को खोजने के लिए अपनी टग बोट में निकल पड़ते हैं। कई दिनों बाद 2.5 घंटे की यात्रा के बाद वे समुद्र के एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। टीम के एक सदस्य को पास के एक जहाज से सिग्नल मिलता है। उन्हें एहसास होता है कि 40 साल पहले खोया हुआ जहाज कहीं आसपास ही है। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक विशाल जहाज दिखाई देता है। ये वही जहाज है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो पिछले 4 दशकों से लापता है। इसे देखकर वे उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसे बेचकर वे बहुत पैसा कमा लेंगे। टीम लीडर निर्देश देता है। बजे 2 आदमी टगबोट में ही रुकते हैं और कुछ साथियों के साथ जांच करने के लिए जहाज में प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे वे चौंक जाते हैं। नेता समूह को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। आगे आवाज का पीछा करते हुए वे एक बड़ी घड़ी के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि घड़ी की सुइयां अभी भी चल रही हैं। कुछ क्षण बाद सुइयां अचानक रुक जाती हैं। का समय उन्हें बहुत असामान्य लगता है। वे जहाज में तलाशी जारी रखते हैं। अंदर सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूटी फूटी इमारतें और हर जगह जंग लगा धातु बिखरा पड़ा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनका एक साथी लगभग ढहते हुए फर्श से नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन मर्फी उसे पकड़ लेता है। समय रहते उसे ऊपर खींचते समय उन्होंने नीचे एक लड़की को देखा। वो वही लड़की थी जो 1962 की आपदा में बच गई थी, जबकि बाकी सभी लोग मारे गए थे। हैरानी की बात है कि 40 साल बाद भी वो बिल्कुल उसी उम्र की दिखती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो उसकी आत्मा है। जब मर्फी उसे दोबारा देखता है तो वो अचानक गायब हो जाती है। वे किसी तरह अपने बचाव के उपाय करते हैं। साथी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। मर्फी को यकीन नहीं था कि लड़की असली थी या सिर्फ एक भ्रम, लेकिन ये सब देखने के बाद मर्फी बेहद डर गया। जहाज बहुत बड़ा था, इसलिए वे खोज जारी रखते हैं और अंततः मुख्य केबिन तक पहुंच जाते हैं। खोजबीन के दौरान उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है। इससे वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी घड़ियां पहले कभी मौजूद नहीं थी। 40 साल पहले
इससे उन्हें एहसास होता है कि उनसे पहले भी कोई इस जहाज पर रहा होगा। वे अपनी टग बोट पर लौटते हैं और टीम लीडर फैसला करता है कि अगले दिन वे जहाज को बांध देंगे। बजे टग बोट आती है और वे जहाज को खींच कर ले जाते हैं। अगली सुबह उन्हें जहाज में एक बड़ा छेद दिखाई देता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे डूब रहा है। नेता का कहना है कि इस हालत में जहाज को हिलाना असंभव है, क्योंकि अंदर भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। अतिरिक्त पानी के कारण जहाज का वजन बहुत बढ़ गया है। इस तरह से इसे खींचना मूर्खता होगी। वे पहले छेद को वेल्ड करके बंद करने, फिर सारा पानी बाहर निकालने और अंत में जहाज को खींचने का फैसला करते हैं। सभी इस योजना से सहमत होते हैं और वे शुरू करते हैं। बजे काम चल रहा है। टीम के कुछ सदस्य छेद की मरम्मत कर रहे हैं, जबकि अन्य अंदर खजाने की खोज जारी रखे हुए हैं। अपनी खोज के दौरान मर्फी एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। पूल पर गोलियों के निशान देखकर वो चौंक जाती है। जैसे ही वो पूल क्षेत्र से निकलने की कोशिश करती है, वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाती है। भयभीत मर्फी बजे वो पूल में गिर जाती है। उसका सिर पूल के तल से जोर से टकराता है और खून बहने लगता है। पूल तुरंत खून सोख लेता है। जब मर्फी दोबारा ऊपर देखती है, बजे लड़की गायब हो जाती है और जैक वहीं खड़ा रहता है। जैक मर्फी को पूल से बाहर निकलने में मदद करता है। बाहर निकलने के बाद मर्फी जैक से कहता है, मैंने अभी यहाँ एक लड़की को देखा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। जैक जवाब देता है, ये साल्ब आपकी कल्पना है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों चलते रहते हैं और उनके जाने के बाद तालाब पूरी तरह से खून से भर जाता है। इसी बीच टीम लीडर को पुराने जहाज के कप्तान का कमरा मिल जाता है। अंदर प्रवेश करने पर वो कमरे को बेहद खराब हालत में पाता है। कमरे की तलाशी लेने पर उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलता। मेज पर उसके सामने उसे शराब की एक बोतल और शराब से भरा एक गिलास दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी किसी ने वहां शराब पी हो। जैसे ही टीम लीडर एक घूंट लेने वाला होता है, वो दर्पण में देखता है और अपने पीछे बूढ़े जहाज के कप्तान को देखता है। भयभीत होकर वो गिलास गिरा देता है, पर वो फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। टीम लीडर घबराकर भाग जाता है। जहाज पर सवार सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। टीम के सदस्यों में से एक मार्क पर एक महिला को गाते हुए सुना जाता है। वो आवाज का पीछा करते हुए निचले डेक पर पहुंचता है, जहां कहानी की शुरुआत वाली वही गायिका गा रही होती है। इसी बीच मर्फी और जैक आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजा खोलते हैं। बजे वे कपड़े धोने के कमरे से बाहर निकलते हुए पानी की एक विशाल लहर कई लोगों के शवों को बहाकर बाहर आती है। भयभीत होकर मर्फी और जैक आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वे चलते हैं, केबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जैक को एक आलीशान कार दिखाई देती है। उसे देखकर वो उत्साहित हो जाता है, लेकिन मर्फी बेचैन महसूस करता है और जल्दी से वहां से निकलना चाहता है। अचानक उन्हें दूसरे कमरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। जब वे जांच करते हैं और वस्तुओं को हटाते हैं, तो उन्हें सोने से भरा एक बक्सा देखकर आश्चर्य होता है। मर्फी तुरंत बाकी समूह को बुलाता है। जब सभी आते हैं तो उन्हें 9 एक जैसे बक्से मिलते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 28 सोने की छड़ें होती हैं। ये देखकर खजाना मिलते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। उन्हें लगता है कि वे रातों रात अमीर हो गए हैं। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद वे जहाज छोड़कर सिर्फ सोना साथ ले जाने का फैसला करते हैं। बजे वे सोने को अपनी टगबोट पर लादते हैं और प्रस्थान की तैयारी करते हैं। टगबोट का कप्तान इंजन को चालू करने के लिए उसकी सफाई शुरू करता है, लेकिन टगबोट पर सिलेंडर वाल्व चालू हो जाता है। अचानक गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। इसी बीच मर्फी एक बार फिर उसी लड़की को अपनी ओर तेजी से दौड़ते हुए देखता है, मानो उसे चेतावनी दे रही हो, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर खींच लेता है। उसी क्षण टगबोट का कप्तान इंजन चालू करता है। सिलेंडर से रिस रही गैस में आग लग जाती है और एक भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरी टगबोट नष्ट हो गई। कप्तान की मौके पर ही मौत हो गई। अब समूह एक सुनसान वीरान जहाज पर फंसा हुआ है। वे समुद्र के बीचों बीच थे। वे सभी बेहद परेशान थे, क्योंकि उनकी एकमात्र बचाव नौका पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उनके साथियों में से एक मार्क अपनी प्रेमिका की तस्वीर देखते हुए बेहद भावुक हो जाता है। उनकी शादी 2 हफ्ते में होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वो कभी भी जहाज से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अपनी निराशा में मार्क जहाज पर रखी पुरानी शराब पीने लगता है। इस बीच मर्फी वो इस बात से परेशान है कि उसे बार बार वही लड़की दिखती है। जवाब ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मर्फी जहाज के यात्री रिकॉर्ड्स की जांच करती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो देख रही है उसका नाम है केटी। शोध करते समय मर्फी केटी के कमरे में पहुंचती है। जब वो अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसे केटी का शव मिलता है, जिसे देखकर वो भयभीत हो जाती है। मर्फी अपने शरीर को समेटती है। हिम्मत जुटाकर वो शव के गले से लॉकेट हटाती है। लॉकेट के अंदर उसे केटी की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें उसके माता पिता उसके पीछे खड़े हैं। ये देखकर मर्फी चौंक जाती है। अचानक केटी की आवाज आती है, लॉकेट बंद मत करो, मैं इतने सालों बाद अपने मम्मी पापा को देख रही हूँ। मर्फी को विश्वास नहीं हो रहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही है जो पहले ही मर चुका है। लेकिन जब वो लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है तो वो सीधे उसके हाथ से आर पार हो जाती है। तभी मर्फी को आखिरकार एहसास होता है कि केटी जीवित नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है, इस जहाज पर कई लोग फंसे हुए हैं। वो बताती है कि जब तक उन्हें नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को मार नहीं दिया जाता, तब तक उनमें से किसी को भी मुक्त नहीं किया जाएगा। मर्फी केटी से पूछता है,
वो कौन है जिसने तुम सबको बंदी बना रखा है? जैसे ही केटी उसकी पहचान बताने वाली होती है, अचानक अजीबोगरीब कीड़े डिक पर रेंगने लगते हैं। केटी डर जाती है और मर्फी को चेतावनी देती है कि वो तुरंत जहाज छोड़ दे, वरना वे सब मर जाएंगे। फिर गायब हो जाता है। इसी बीच मार्क पूरी बोतल खत्म करने के बाद चक्कर महसूस करने लगता है। अचानक उसके आसपास की सभी मेजें और कुर्सियां हिलने लगती हैं। पल भर में सब कुछ ठीक हो जाता है। 40 साल पहले जहाज पर मारे गए लोग फिर से जीवित हो उठते हैं। मार्क बीच में खड़ा है, उसके चारों ओर लोग तालियां बजा रहे हैं। पहले तो मार्क बेचैन महसूस करता है, लेकिन फिर सोचता है कि यह शराब का असर है। पहले वाली महिला गायिका उसके पास आती है और वीडियो के साथ तालमेल बिठाते हुए उसे रिझाने लगती है, जिससे वह पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। अनु मार्क उसका पीछा करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि गायिका उसे एक जाल में फंसा रही है। वह फर्श के किनारे के पास रुकती है और उसे पुकारती है। जैसे ही मार्क उसकी ओर बढ़ता है, वो अचानक टूटे हुए फर्श में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम टीम लीडर को पुराने कप्तान के कमरे में बैठे हुए देखते हैं। वह देखता है कि शराब की एक बोतल अपने आप हिलने लगती है। कुछ क्षण बाद जहाज के कप्तान की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। नेता भयभीत हो जाता है। आत्मा एक गिलास में शराब डालती है और उसे देती है। वह नेता को एक जहाज की तस्वीर भी देती है जिसका नाम है लॉरेलाई। कप्तान बताते हैं कि कई साल पहले एक आदमी जहाज पर आया और उसने उन्हें लॉरेलाई के बारे में बताया। उसने दावा किया कि उस जहाज के अंदर एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। जब उन्होंने उसे बचाया, लॉरेलाई जहाज पर उन्हें वास्तव में अंदर छिपा हुआ खजाना मिल गया। कप्तान ने टीम लीडर को एक और तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह वही आदमी है जिसने हमें इसके बारे में बताया था, लॉरेलाई के बारे में। टीम लीडर उस आदमी की तस्वीर देखकर हैरान रह जाता है। ये जैक ही है, लेकिन तस्वीर 40 साल पुरानी है। 4 दशक बीत जाने के बाद भी जैक बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो अब दिखता है। टीम लीडर को एहसास होता है कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक दानव जैसी आत्मा है। ये समझते हुए वह अपनी टीम को जहाज से निकालने के लिए बेताब हो जाता है। वो तुरंत अपने साथियों की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी साथी से हो जाती है जो गैस रिसाव से हुए विस्फोट में मारा गया था, टग बोट पर। यह मारे गए व्यक्ति की आत्मा है और वो टीम लीडर पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। टीम लीडर खुद को बचाने के लिए भागता है। उसी क्षण मर्फी वहां पहुंचता है और आत्मा गायब हो जाती है। हालांकि टीम लीडर को मर्फी का चेहरा उसी भूत के रूप में दिखाई देता है जिससे वो कुछ क्षण पहले मिला था। मर्फी को भी एक आत्मा मानते हुए वो घबरा जाता है और मर्फी पर हमला होता है। मर्फी अपना बचाव करता है और नेता के पैर को घायल कर देता है, लेकिन इससे नेता ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वो फिर से उठता है और मर्फी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले वो मर्फी को नुकसान पहुंचा सकता, तभी जैक पीछे से आता है और लोहे की छड़ से नेता के सिर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैक वही आदमी है जिसने वे सभी जहाज पर पहुंचे। पूरी टीम में से केवल नेता को ही पता चला कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक दानव जैसी आत्मा है। जैक को भी एहसास हुआ कि नेता ने सच्चाई का पता लगा लिया है। नेता को अपने रास्ते से हटाने के लिए जैक दूसरों को बहकाता है और दावा करता है कि अगर नेता जाग गया तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी जैक से सहमत होते हैं। उन्होंने अपने बेहोश नेता को पानी की टंकी में फेंक दिया। कोई और विकल्प न होने पर शेष सदस्य योजना के अनुसार पुराने जहाज की मरम्मत जारी रखते हैं। वे उस छेद को वेल्ड कर देते हैं जिससे पानी निकलता था। अंदर प्रवेश करते ही जमा हुए पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। मर्फी को पता चलता है कि उसका एक साथी मार्क गायब है। वो उसे ढूंढने जाता है। लड़की की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है और उसे बताती है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो मर चुका है। वो बताती है कि मार्क महिला गायिका का पीछा करते हुए मर गया। लड़की धीरे से मर्फी के कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे 1962 की उस रात में वापस ले जाती है जब त्रासदी घटी थी। उस रात जहाज पर सवार सभी लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधियों के एक गिरोह ने जहाज पर जमा सारा सोना चुराने के इरादे से यात्रियों की हत्या कर दी। उन्होंने कुछ लोगों को जहर दिया, कुछ के शरीर के टुकड़े कर दिए। अन्य लोगों को तार से आधा काट दिया गया और उनमें से कई को बेरहमी से गोली मार दी गई। केटी को भी नहीं बख्शा गया। उसे घसीटकर उसके कमरे में ले गए और फांसी पर लटका दिया गया। इन सब के पीछे वो महिला गायिका थी जिसने सोने की चोरी की पूरी योजना बनाई थी। अपने आदमियों की मदद से उसने जहाज पर सवार हर व्यक्ति को मार डाला। नरसंहार के बाद सारा सोना उनके कब्जे में था। जहाज का अधिकारी लेडी सिंगर के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा था। लेडी सिंगर के इशारे पर उसने अपने ही साथियों को मार डाला, लेकिन जब वो मुड़ा, लेडी सिंगर ने उसे भी गोली मार दी। लेडी सिंगर का मानना था कि सारा सोना उसी का है, क्योंकि जहाज पर सवार सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन तभी एक आदमी इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड प्रकट हुआ और उसने लेडी सिंगर को लोहे की चेन से लटकाकर मार डाला। मर्फी ने केटी की मदद से ये सब देखा और अंततः उसे सच्चाई का पता चला। बजे मास्टरमाइंड ने उसे सदमे में छोड़ दिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था, जिसने सोने का लालच देकर उन्हें यहाँ बुलाया था। जहाज में रिसाव हो रहा था और वो धीरे धीरे डूब रहा था। उसे बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो नुकसान की मरम्मत कर सके। इसलिए जैक ने चतुराई से उन्हें इसी उद्देश्य से यहाँ लाया था।
अब जबकि जहाज पूरी तरह से ठीक हो चुका था, जैक को उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उसने उन सभी से छुटकारा पाने की योजना बनाई। ये महसूस करते हुए मर्फी को याद आया कि कैसे वो जैक से प्रभावित होकर अपने नेता को एक टैंक के अंदर बंद कर दिया था। मर्फी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक जब तक वो पहुंचा बच चुके थे और टैंक पानी से भर जाने के कारण नेता की मृत्यु हो चुकी थी। मर्फी ने टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। अपने प्रयासों के बावजूद वो उसे बचा नहीं सका। फिर मर्फी अपने एक साथी डॉज को ढूंढने चला गया। मर्फी ने जैक के बारे में डॉज को सच्चाई बताई और उसे जैक को मौके पर ही गोली मारने की चेतावनी दी। मैं अपने दल के किसी और सदस्य को ढूंढने जा रहा हूं, उसने कहा। मर्फी के जाने के तुरंत बाद जैक डॉज के सामने आ गया। डॉज ने जैक पर अपनी बंदूक तान दी और उसे हिलने डुलने से मना किया। यह सुनकर जैक को एहसास हुआ कि मर्फी ने सच उजागर कर दिया है। जैक ने बातचीत के बहाने डॉज का ध्यान भटकाकर बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन डॉज उसकी चाल समझ गया और तुरंत उसे गोली मार दी, जिससे वो पीछे गिर गया। डॉज जैक के पास आया और उसे मरा हुआ समझ बैठा। डॉज इस बात से अनजान होकर चला गया कि जैक अभी भी जीवित है। इसी बीच मर्फी को पता चला कि जिस साथी को वो ढूंढने गया था उसकी पानी में डूबकर मौत हो चुकी थी। डॉज को छोड़कर मर्फी के सभी साथी जा चुके थे, इसलिए मर्फी ने पूरे जहाज को नष्ट करने का फैसला किया। उसने जहाज में जगह जगह विस्फोटक लगाने शुरू कर दिए। डॉज पहुंचा। डॉज ने मर्फी को बताया कि उसने जैक को मार डाला है। मर्फी ने जवाब दिया कि जैक मरेगा नहीं, क्योंकि जैक इंसान नहीं था, वो एक दानव था। हमें पूरे जहाज को उड़ा देना चाहिए ताकि हम अपने जैसे और लोगों को फंसा ना सके, मर्फी ने कहा। उसने जिन आत्माओं को कैद किया है वे अंततः मुक्त हो जाएंगी। डॉज ने गुस्से में तर्क दिया कि जहाज को नष्ट करने से सोना भी नष्ट हो जाएगा और वे खाली हाथ घर लौटेंगे। मर्फी ने कहा कि सोना जैक की एक चाल के अलावा कुछ नहीं था और वे इसे कभी नहीं ले पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में जहाज को उड़ाना ही होगा, उसने जिद की। जैक समझ गया कि मर्फी रुकने वाला नहीं है। जैक ने फिर अपना असली रूप प्रकट किया और बताया कि उसने जैक को पहले ही मार डाला था। जैक ने मर्फी से कहा कि उनकी भूमिकाएं एक जैसी थीं। जैसे ही मर्फी सामान इकट्ठा किया, फंसे हुए जहाजों पर जैक आत्माओं को इकट्ठा करता था। मैं कभी इंसान था, लेकिन मैंने कई पाप किए और ये दंड मेरा नया उद्देश्य बन गया। अब मैं आत्माओं का संग्रह करता हूं और इसके लिए मुझे एक जहाज चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे नष्ट करो। जैक ने मर्फी को एक प्रस्ताव दिया। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जहाज को उड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन मर्फी ने इनकार कर दिया। जैक ने उसे लोहे की छड़ से मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही जैक काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ा, मर्फी ने बम के रिमोट पर एक तीर चलाया। वो तुरंत पानी में कूद गया। रिमोट ने जहाज पर एक भीषण विस्फोट कर दिया। विस्फोट के कारण पूरा जहाज डूब गया। मर्फी पानी के नीचे फंस गया। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी केटी की आत्मा प्रकट हुई और उसने उसे थाम लिया। उसने उसे ऊपर की ओर मार्गदर्शन किया। मर्फी ने देखा कि जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं अंततः मुक्त हो गईं। बड़ी मुश्किल से मर्फी सतह पर पहुंचा। उसने मुक्त आत्माओं को अपने वास्तविक संसार में लौटते देखा। वास्तव में जहाज पर सवार हर आत्मा जैक की गुलाम थी। केवल केटी की आत्मा ही शेष रही। वो अछूती रही क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र थी और जैक उसे कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। इसीलिए केटी मर्फी की मदद करती रही। मर्फी एक बक्से का सहारा लेकर समुद्र में तैर रहा था। आखिरकार वो एक गुजरते हुए जहाज तक पहुंचा जिसने उसे बचा लिया। बंदरगाह पर पहुंचने पर उसने एम्बुलेंस की खिड़की से कुछ चौंकाने वाला देखा। जैक अभी भी जीवित था। जैक सारा सोना दूसरे जहाज पर ले जा रहा था। उसने यही चक्र दोहराने और लोगों को मारने और सोने के बदले उनकी आत्माओं को फंसाने की योजना बनाई थी। कहानी यहीं समाप्त होती है।